नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं आत्मकथा। रमणिका गुप्ता जी द्वारा लिखी हुई इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग आप हुदरी। तो आत्मकथा पर पहुंचने से पहले आइए हम लोग जानते हैं कुछ संक्षिप्त सा परिचय रमणिका गुप्ता जी का। रमणिका जी का जन्म 22 अप्रैल 1930 को सुनाम पंजाब में हुआ था। इनके पिता प्यारे लाल जो मिलिट्री में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट में सेवारत थे। माँ थी लीलावती जो कि गृहिणी थी, जो कि पटियाला रियासत के दीवान की पुत्री थी। बड़े भाई सत्यव्रत द्विवेदी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। मंझले भाई चंद्रव्रत द्विवेदी चंडीगढ़ सैन्य बल में लेफ्टिनेंट के पद पर थे। छोटे भाई रविव्रत द्विवेदी दिल्ली जाकर फोटोग्राफी में महारत हासिल की। रमणिका जी का जन्म अभिजात वर्ग में हुआ था। इनके करीबी रिश्तेदार, सभी परिवार वाले और अन्य लोग भी उच्च शिक्षा से शिक्षित और उच्च पदों पर आसीन थे। पिता के सकारात्मक गुण उन्हें विरासत में मिले थे और माता के नकारात्मक गुण भी उनमें आ गए, जो संदर्भों में सकारात्मक हुए। आप हुदरी में रमणिका गुप्ता जी ने लिखा है, पिता से उदारता और माँ से जिद मुझे विरासत में मिली है। शिक्षा 1945 विक्टोरिया स्कूल पटियाला से मैट्रिक की परीक्षा पास की। अपनी पढ़ाई जारी रखने के साथ रमणिका कॉलेज के दिनों से ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ हड़ताल व नेतृत्व करने लगी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चोरी छिपे आंदोलन संगठित करती और उनको चलाती थी। 1960 में बतौर गृहिणी परिवार को संभालने लगी। उनके पति का तबादला बिहार के धनबाद जिले में हुआ, तब रमणिका को अपना स्वतंत्र वजूद कायम रखने में कामयाबी मिली। महिला उत्थान के तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। उन्हें कांग्रेस नेता के रूप में पहचान मिली। 1962 में कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1968 में कांग्रेस को त्यागपत्र दे उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया। 1967 मांडू विधानसभा क्षेत्र सेंकड़ी से इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। 1970 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं से मनमुटाव के बाद कांग्रेस की सदस्यता वापस कर दी। 1972 में ही बिहार की विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुई। बाद में उन्होंने कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भी बनना पसंद किया। रमणिका ने लोकहित को सर्वोपरि स्थान दिया। साहित्य और राजनेता के दोहरे किरदार को उन्होंने बड़े अच्छे से निभाया। बचपन में आर्य समाज द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के पश्चात इनमें वैचारिक धुंधलापन दूर हो गया और अपनी अभिव्यक्ति को सजा संवार कर ये लिखने में तेज हो गई। इनकी प्रमुख कृतियों में काव्य संग्रह प्रमुख है, क्योंकि यह मुख्यतः कवयित्री ही बनने के लिए दृढ़ संकल्प थी। इनकी कविताओं में ही गीत अब और तब, खूंटे, आम आदमी के लिए, प्रकृति युद्धरत है, कैसे करोगे बंटवारा प्रमुख गीत हैं। गीत अनूठा काव्य संग्रह, प्रतीकात्मक काव्य बिंबों का काफ़ी प्रयोग हुआ है। भला कैसे मैं मरती काव्य संग्रह अदब में जिजीविषा वाली स्त्री की साहसिक मनोवृत्ति का परिचायक वर्णन है। आम आदमी रमणिका गुप्ता के साहित्य सृजन का केंद्र बिंदु रहा है। कौन तुम काव्य संग्रह भावपूर्ण सुख, संवेदना और मनोवैज्ञानिक अनुभूतियों की बड़ी सुंदर और मौलिक आकर्षक कृति है। रमणिका जी का निधन 26 मार्च 2019 को नई दिल्ली में हुआ था। मृत्यु के पूर्व आप झारखंड के मांडू के विधायक पद पर कार्यरत थी। रमणिका जी की आत्मकथा हादसे और आप हुदरी बेहद लोकप्रिय पुस्तकें हैं। तो आज हम लोग सुनेंगे उनकी आत्मकथा का द्वितीय भाग, आप हुदरी, एक जिद्दी लड़की की कहानी। तो आइए सुनते हैं। मित्रों, आप हुदरी रमणिका जी का एक विस्तृत आत्मकथा है, जिसको कम समय में वर्णित करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, परंतु इसके प्रमुख अंशों के साथ ही आत्मकथा यहाँ पर वर्णित की जा रही है। रमणिका गुप्ता ने जिस साफ गोई से अपना जीवन देखा और आप हुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा में उसे स्वीकारा, वह हर लड़की के लिए प्रेरणा है। उसे जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने शरीर से कथित गलतियों से ऊपर उठना होगा। वामपंथी मजदूर आंदोलन संगठित करने से लेकर प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन में अगुआ रहने वाली रमणिका गुप्ता ने सांस्कृतिक रचनाकार और संगठक के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। उन्होंने आदिवासी दलित समुदाय के साहित्यिक स्वर को मुखरता के साथ
व्यक्त किया। नारी मुक्ति के साथ साथ झारखंड समेत देश के आदिवासी साहित्य को मुख्य धारा में लाने में उन्होंने विशिष्ट योगदान निभाया। रमणिका गुप्ता सीपीआईएम की राज्य कमेटी के सदस्य के साथ साथ सीटू से संबंधित कोयला यूनियन की मुख्य संरक्षिका भी थी। मांडू से वह 1977 में विधायक चुनी गई। इससे पूर्व एमएलसी सदस्य थी। कभी कांग्रेस से भी उनका लगाव था। राजनीतिक अलगाव के बाद भी वह मजदूर यूनियनों से जुड़ी रही। उनकी किताबों की एक लंबी सूची है। हालांकि उन्होंने गद्य भी खूब लिखा है, पर वह शुरुआती दिनों में कविता ही लिखती थी और उन्हें कवयित्री कहलाना ही पसंद था। उनकी गद्य की पुस्तकों में कलम और कुदाल के बहाने, दलित हस्तक्षेप, सांप्रदायिकता के बदलते चेहरे आदि प्रमुख हैं। उन्हीं के शब्दों में उन्होंने लिखा है, आप पुत्री, यह एक स्त्री की दृष्टि में मेरे जीवन में घटी घटनाओं, टकराहटों, संघर्षों और भटकाओं का आकलन है। आप हुद्री मेरी आत्मकथा की दूसरी कड़ी है। आप हुद्री में मैंने निजी जीवन के संघर्षों के सच को स्त्री दृष्टि की कसौटी पर आज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उनकी यह आत्मकथा 448 पेज की है, जो कि सामयिक प्रकाशन में छपी थी। इस आत्मकथा के प्रमुख अंश इस प्रकार हैं। सिर ढक कर चलो, माँ ने घर के बाहर कदम रखते ही कहा। नहीं ढकूंगी सर। क्यों ढकूं? क्या लड़के सिर ढक कर चलते हैं? रवि क्यों नहीं ढकता है सर? उससे क्यों नहीं कहती? कोई मैं उससे कम हूँ क्या? नाना जी की हवेली और क्लब में इतनी मैमें आती हैं, वे चुन्नी नहीं ओढ़ती, मैं क्यों ओढ़ूँ? बिना चुन्नी के ही चलूँगी। यह अच्छे घर के लड़कियों के रिवाज नहीं है, माँ मुझे समझाते हुए कहती हैं। मुझे नहीं चाहिए अच्छे घर के रिवाज, मैं नहीं बनूँगी अच्छी लड़की। और यह सब पुरानी बातें हैं, मैं नहीं मानूंगी। मैं अपना ही रिवाज चलाऊंगी, खुद का रिवाज। और वह जोर देकर कहती है। बीबी जी चुप हो जाती हैं। दादी गुरु नानक के बारे में मुझे खूब कहानियाँ सुनाती थी। मैं भी तो उन्हीं की औलाद हूँ, मैं भी उन्हीं की तरह अपना पंथ क्यों न चलाऊँ? यह प्रश्न मैं बार बार पूछती। ये लड़की बड़ी होकर बाप की नाक कटाएगी, अभी से ये लक्षण है, आगे जाकर क्या होगा? कैसी ऊट पटांग की बातें करती है, लड़कों की तरह साइकिल चलाती है, घोड़ा चलाती है, तागे में बैठती है तो पर्दे से मुँह निकाल कर गुल्ले खां की बगल में हंटर पकड़ कर बैठ जाती है। इसके पीछे की सीट पर जबरन बैठाना पड़ता है। यह किसी की नहीं सुनती, मार लो पीट लो, पर अपने मन की ही करती है। आप हुद्री कहीं की। घर वापस लौटने पर बीबी जी दादी से शिकायत के लहजे में कहती हैं, जैसे मैं उन्हीं की वजह से ऐसी हो गई हूँ। दरअसल बीबी जी यह कहना चाहती थी कि दादी और पापा के प्यार ने ही मुझे सर चढ़ा रखा है। वह जानती हैं कि गुस्से में बीबी जी ऐसे ही बोलती हैं, इसीलिए दादी कुछ जवाब नहीं देती हैं। और मैं अपनी देह और मन से उनकी बातों को ऐसे झाड़ देती जैसे बारिश में भीगने के बाद बिल्ली अपनी देह को झाड़कर पानी अलग कर देती है। एक दिन तो मैंने बीबी जी से कह दिया, सब गालियाँ आपको मैंने वापस कर दी हैं। बीबी जी एक भी नहीं रखी मैंने अपने पास, आप ही इन्हें संभाल कर रखिए। फिर क्या धपाधप मार पड़ी। मुझे गाली देती है, अपने बाप को गाली देती है। ये देखो जी आपकी लाडली मेरे सामने जबान लड़ाती है। बीबी जी ने पापा जी से ऐसे कहा जैसे उन्हीं के कारण मैं बीबी जी को गाली देने की ज़रूरत कर रही हूँ या हिम्मत जुटाई हूँ। इतनी गालियाँ मत दो उसे, इतना तंग मत करो, ऐसा पापा को कहने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने अपनी शांति बरकरार रखने के लिए बीबी जी की हाँ में हाँ मिलाना ही काफ़ी समझा, बल्कि वे उनसे सहमत हैं इसका प्रमाण देने के लिए दो चार थप्पड़ मुझे मारना भी उनको पड़ता था। मुझे मारना उन्होंने शुरू किया। मैं कहती रही मैंने गलती नहीं की, बीबी जी मुझे बार बार गालियाँ देती हैं तो मैंने उनको गालियाँ वापस लौटा दी। अपने मुँह से मैंने कुछ भी नहीं कहा। मेरी नन्ही सी दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि ये गालियाँ मैंने कैसे उनको दी। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने आपकी गालियाँ वापस की हैं। तो क्या तर्क देना गाली होता है? मेरे मन में छुपी अच्छी लड़की से मैं पूछती और वह मुझे तसल्ली देती। प्रायः समय निकाल कर मैं अच्छी लड़की से बतिया जरूर लेती। आरोप और लाछनों के बीच में वह मुझे हंसाया करती। एक अद्भुत आत्मकथ्य है आप हुद्री, बोल्ड और बहुत बोल्ड। एक औरत के जीवन संघर्ष हमेशा ही बोल्ड होते हैं, बशर्ते लेखिका के अंदर उसे कहने का साहस हो। इस बोध को ही हो जाता है जब लेखिका कहती मैं रमना हूँ, अपने सामंती परिवार के भीतर की दुनिया में करीबी रिश्तों से ही ठगी स्त्री, दुनिया भर में प्रेम ढूंढती, दोस्ती ढूंढती, अकेले अस्तित्व को पहचानने के लिए संघर्ष करती। और कहती हूँ तो समझ में आता है उसका साहस। एक दृढ़ संकल्प मन में कहीं मचल रहा था, मैं हूँ, मेरी पहचान है, मैं संपूर्ण स्त्री बनकर दिखाऊंगी। जो संपूर्ण होती है अर्धांगिनी नहीं, अपने में संपूर्ण।
तब वह अपने भीतर की स्त्री को ख़त्म नहीं होने देती। बार बार टूट, निराशा, हतोत्साह और फिर उठती है और कहने लगती है, नदी तब तक नहीं रुकती जब तक उसका पानी का स्रोत खत्म नहीं हो जाता। मैंने अपने भीतर की स्त्री को कभी नहीं खत्म होने दिया। लेखिका कई जगह जिक्र करती है कि वो अपने पिता के घर से जाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने विवाह किया। आपहुदरी में लेखिका इस भरे पूरे कठोर संसार में अपने प्रति संवेदना खोजती है। इस बेहया बेदर्द दुनिया में वह टिकी रहती थी। इसी पृष्ठभूमि को स्पष्ट करती है। वह कहती है, मुझे बदलाव प्रिय है, हालांकि मैं अपने भीतर से कहीं रमना ही हूँ। आत्मकथा और वह भी बेबाक लिखना आसान नहीं होता। सेना में डॉक्टर पिता की बेटी, 2 भाइयों की बहन, रमणिका दीदी बहन, भाभी, भाइयों और भरे हुए घर में अकेली थी। मास्टर द्वारा किए गए शारीरिक शोषण को वो अपनी माँ को नहीं बता पाती, पर बहन को मास्टर के शिकार बनाए जाने पर वह फूट पड़ती हैं। मास्टर को घर से जाना पड़ा। काश हमारे समाज में लड़कियों को आवाज़ मिली होती तो रमणिका जी की आत्मकथा आज किसी और रूप में होती। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया, जो कि उनके घर वालों को कतई पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने किया। कैसी विडंबना रही। जिस घर में लड़की सबसे ज़्यादा महफूज होती है, वहीं से उसे भाग जाने का जी करता था। तो क्या विवाह के बाद उनका जीवन अच्छा मिला? जैसा जीवन वे चाहती थी वैसा उनको नहीं मिला। कुछ ही समय बाद वे समझ गई उनके रास्ते इतने सरल और सहज नहीं हैं। जो लोग संपर्क में आए उन्होंने उन्हें स्त्री देह बनाकर उनका शोषण किया और कुछ नहीं। राजनैतिक जीवन में प्रवेश करते ही राजनीति और उससे पनप रही विपरीत सत्तात्मक प्रवृत्ति को खूब महसूस किया। उसमें पनप रही सत्तात्मकता के साथ वह कंधे से कंधा मिलाकर चली। राजनीति में समझौता या व्यभिचार ज़्यादा चलता है और बलात्कार कम। अंत में रमणिका जी कहती हैं, मैं औरत के लिए स्वच्छंद शब्द को स्वतंत्र से बेहतर मानती हूँ। मैं स्वच्छंद होना श्रेयस्कर समझती हूँ। वह लिखती हैं, बस एक मलाल रह गया कि मैं समाज के बराबर का दर्जा प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करती रही। रमणिका जी ने अपनी आत्मकथा बड़ी ही बेबाकी और स्पष्टता के साथ लिखा है। उन्होंने अपने परिवार में चल रहे हैं परस्पर संबंधों को भी अपनी आत्मकथा में स्थान दिया। उन्होंने अपने पिता के अंतरंग संबंधों से लेकर अपने परिवार के कुछ खास लोगों के अंतरंग संबंधों तक को अपनी आत्मकथा में स्थान दिया। यह बहुत ही साहस का कार्य है। तो इस तरह आपने सुना रमणिका जी के द्वारा लिखी हुई उनकी आत्मकथा का प्रमुख अंश। इनकी आत्मकथा आपहुदरी 2016 में प्रकाशित हुई थी। 2019 में इनका निधन हो गया। तो इस तरह आपने सुना रमणिका जी द्वारा लिखी उनकी आत्मकथा आपहुदरी का एक अंश। आशा करती हूँ आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आप किसी विशेष कहानी या नाटक या उपन्यास का कुछ सारांश आप सुनना चाहते हैं तो उसे अवश्य ही बताएं। धन्यवाद।